Dear friends, BA पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर पेपर सेकंड के अंतर्गत ई व्याख्यान की श्रृंखला में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। आपको पिछले व्याख्यान में मैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, उसका सामान्य परिचय आपको बतला चुका हूं। पुनः आपको पुनरावृत्ति कर दूं कि उसने कहा था कहानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की एक श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। यही कहानी इनकी कीर्ति का आधार है। इस कहानी में लैना सिंह जो प्रमुख पात्र है उसके माध्यम से निश्चल प्रेम, प्रणपालन, त्याग भावना, देश प्रेम और वीरता जैसे भावों का एक साथ अभिव्यंजन किया है। सामान्य परिचय के पश्चात आज आपको इस कहानी का पठन पाठन करूंगा। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप इसको देख सकते हैं। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। बड़े बड़े शहरों के गाड़ी वालों के जवान के कोड़े से जिनकी पीठ छिल गई है और कान तक पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बाबू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं। तरस खाना एक मुहावरा है। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताए हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने। नाक की शीत चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्रदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफेद फेंटो, खच्चर और बतखों और गन्ने, खोमचे और भार वाले के बगल से राह खेते हैं। क्या मजाल जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं थी उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जिने जोगी, हट जा कर्मा वालिये, हट जा कुत्ता प्यारिये, बच जा लंबी उम्र वालिये। समष्टि में इसका अर्थ है कि तूने जीने योग्य है, भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती, बच जा। यानी इस पूरे गद्यांश के अंतर्गत अमृतसर के बाजारों में या वहां सभी प्रकार के जो कामगार लोग हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली पंजाबी भाषा, और वो भी बड़ी मधुरता के साथ बोली जा रही है। किसी को यदि वो हटने के लिए, दूर होने के लिए कहते भी हैं तो बहुत प्यार के साथ कहते हैं। जैसा कि इसमें एक पंजाबी बोली के माध्यम से साहित्यकार ने वहां की स्थानीय बोली का इसमें समन्वय करने का प्रयास किया है। ऐसे बंबू काट वाली के बीच में होकर के एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उनके बालों और उनके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। सिखों की पहचान होती है, सिर पर पगड़ी होती है और बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं। तो उनको देख करके समझ गए थे कि लोग ये सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और वह रसोई के लिए बढ़िया, मतलब लड़की तो बढ़िया लेने आई थी और वो मामा का केस देने के लिए वहां पर दही लेने आया था। दुकानदार परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गिल्ले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहां हैं? मगरे में। और तेरे माजे में। यहां कहां रहती है? देखिए संवादात्मक शैली। मैंने आपको पहले कविता कहानियों का जो परिचय बताया था उसमें मैंने कहानी के तत्वों के अंतर्गत एक संवाद तत्व भी लिखाया था। तो अब यहां संवाद शैली का प्रयोग कर रहा है साहित्यकार।
अतर सिंह जी बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं, यानी मामा लगते हैं। मैं भी मामा के यहाँ रहता हूं, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर के लड़के ने मुस्कुरा करके पूछा, तेरी कुमड़ाई हो गई क्या? कुमड़ाई का मतलब तेरी शादी हो गई क्या, सगाई हो गई क्या? इस पर लड़का कुछ आंखें चढ़ाकर धत्त कह करके दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। मतलब लड़के को लड़की धत्ता बता करके चली गई, कुछ नहीं जवाब दिया। दूसरे तीसरे सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते, पुनः वो दोनों मिलते 2-3 दिन बाद। महीने भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर से पूछा, तेरी कुमड़ाई हो गई क्या? और उत्तर में वही दत्त मिला। दत्त मतलब एक तरह से हल्की सी फटकार की सी भाषा कह सकते हैं इसको। एक दिन फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? लड़के ने पूछ लिया, फिर कब हो गई? कल। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा करके अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। इस प्रकार से पहला एक बिंदु है, यह पहला एक भाग है इस कहानी का। दूसरे भाग कहानी कहां से शुरू होती है? राम राम यह भी कोई लड़ाई, राम राम यह भी कोई लड़ाई, अर्थात एक विस्मय का सा भाव है। दिन रात खंडकों में बैठ हड्डी आकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बपर ऊपर से मंडलियों तक कीचड़ से धसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंडक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जल जला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंडक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या पंक्तियों में छिपे रहते हैं। लैला सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंडक में बिता दिए हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मलमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाभ कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मतलब वहां जो लड़की बेचती है कुछ, वो उनसे कुछ भी नहीं लेती है। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर के मार से हुक्म मिल गया है। फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। बाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमांड दिया, नहीं तो मार देता। यानी इस गद्यांश के माध्यम से साहित्यकार ये कहना चाहता है कि अभ्यास बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। बिना फेरे घोड़े भी काम नहीं कर पाते हैं। यानी घोड़ों को भी रोज कुछ न कुछ करवाना पड़ता है। इसी तरह से हमें भी जिंदगी में कुछ न कुछ रोज करते रहना चाहिए। किसी भी कार्य करने से पहले उसका अभ्यास जरूरी है। यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस छोटे से गद्यांश के माध्यम से साहित्यकार ने यह हमें एक संदेश देने का प्रयास किया है। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजार सिंह जी ने मुस्कुरा करके कहा, लड़ाई के मामले में जमादार नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है। लैला सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धाव हो जाए तो सारी गर्मी आ जाएगी। उद्यमी
उठ सिगड़ी में कूड़े डाल। वजीरा तुझसे 4 जने बाल्टियां लेकर के खाई का पानी बाहर फेंको। मासिम शाम हो गई है, खाई के दरवाजा पर पैरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंडक में चक्कर लगाने लगे। वजीर सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भर करके खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाद्दा बन गया हूं, करो जमन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। वजीर सिंह ने ऐसा बोला था। लैला सिंह ने दूसरी बाल्टी भर करके उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी हो रहा वो भी यहां बुला लोगे। यहां वही दूध पिलाने वाली भ्रंगी मैं। चुप कर, यह हमारे को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझ नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओटों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूं तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगी नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा, जैसे मैं जानता ही नहीं हूं। रात भर तुमने अपने दोस्तों दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिपाही के सहारे, सिगड़ी के सहारे गुजार देते हो। उसके पहरे पर आप पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। नहीं, तुम नहीं मानते, पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरुब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बिल्कुल खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीर्त सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क? हाँ भाई, कुछ गाओ। कौन जानता था कि डाडियों वाले घरवाली सिख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंडक गीत से गूंज उठी। सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौजी करते रहे। इस प्रकार से मतलब ये फौजी लोग अपना गा बजा करके अपने राग, संगीत, गीत, अपनी संस्कृति के जो भी हैं उनको गा करके ये अपना समय अच्छी तरह से हंसी खुशी के साथ गुजार लेते हैं। इसके बाद में जो तीसरा स्टेप है, दोपहर हो गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीलों पर अपने दोनों कंबल बिछा करके लैला सिंह के 2 कंबल और 1 बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लैला सिंह पैर पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोध सिंह के दुबले शरीर पर। बोध सिंह कहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लैला सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपी कभी छूट रही है, यानी रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे, यानी बहुत तेज सर्दी लग रही थी। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। आज सवेरे आई है, विलायत से मैं बुन कर भेज रही है। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लैला अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगता है। यानी लैला सिंह की एक चारित्रिक विशेषता है कि जब उसके सामने कोई दुखी व्यक्ति देता है तो उसकी दुख को, उसकी पीड़ा को देख करके वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। जैसा कि इससे अपने कोट और अपने जर्सी के माध्यम से, इस उड़ान के माध्यम से उसने एक मिसाल पेश की है। सच कहती हो और नहीं झूठ। यूं कहकर के नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी। आप खाकी कोट, जीन का कुर्ता भर पहनकर पैरे पर आ खड़ा हुआ। मैन की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से
जिया दह जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमावे, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहां 10 आदमी छोड़कर के सबको साथ ले, उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहां रहेगा, जो हुक्म मेरे अक्का। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार करके चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है इस पर खड़ी बड़ी उज्जत हुई, यानी उज्जत का अर्थ बहस हुई। लहना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है इस पर बड़ी उज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझा कर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट लगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने कहा, लहना की और हाथ बढ़ा कहा, लो तुम भी पी लो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा करके बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां गए? उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए? शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब आ जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? क्यों जर्मनी की बात बता रहे हैं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे का हैं। यहां पर 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के किले में शिकार करने गए। हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में वजह है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2-4 फुट के तो थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन है वजीर साहब? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आई है? जरा तो आंख लगने दी जाती होती। आज के व्याख्यान में आपके समक्ष उसने कहा था कहानी, जिसके कहानी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उसका इतना ही वाचन कराएंगे। यह व्याख्यान के माध्यम से इतना ही हम आपको कहना चाहेंगे। अगले व्याख्यान के लिए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।